हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और आज की ये वीडियो एक छोटे से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और इस प्रोजेक्ट में हम टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स हम एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने सभी CRUD ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशन मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम सेव भी कर सके, डिलीट भी कर सके, एडिट भी कर सके और उसे अपडेट भी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। तो इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। बट उससे पहले चलिए हम एक डेमो देखते हैं और उस डेमो से रिलेटेड ही हम आज एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक फॉर्म है यूजर डिटेल्स का। इस पेज में आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे लिखा हुआ है करंट ऑपरेशन और ब्रेसेस में लिखा हुआ है सेव एडिट अपडेट एंड डिलीट। राइट दोस्तों, जिससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। दैट मीन्स कि आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहा होगा और राइट साइड में आपको ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। हम इस फॉर्म में सेव करेंगे और इस राइट साइड के पैनल में वो डेटा यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे दो और ऑप्शन दे रखे हैं, एक एडिट का और दूसरा डिलीट का। ठीक है, बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो मैं डेटा है ना, ये मैं कहीं लोकल नहीं सेव कर रहा हूँ। मैंने एक डीबी बनाई हुई है, दैट मीन सर्वर, मैं वहां पे जाके सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेव करने के लिए मैं सेव की एपीआई यूज करता हूँ और एडिट एंड डिलीट एंड पोस्ट करने के लिए भी हम उसकी एपीआई यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम सर्वर की एपीआई को गेट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कैसे अपने डेटा को पोस्ट कर सकते हैं सर्वर पे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ फ्रंट एंड पे और सेम ऐसा ही ऑब्जेक्ट में सेंड कर रहा हूँ सर्वर पे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया टेस्ट, एक जीमेल आईडी बना ली टेस्ट@। पोजीशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सीनियर इंजीनियर और यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया कुछ रैंडम सा और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मेल। और यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ कि जो मेरा ये डेटा है वो जो है वो करेक्ट है। ठीक है, मैं जैसे ही सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे मेरा डेटा सेव हो गया है। और मैं यहाँ जितना भी इसे रिलोड कर दूं मेरा यहाँ से डेटा लॉस नहीं होने वाला है। इसका रीजन ये है कि मैं अपने डेटा को सर्वर से गेट कर रहा हूँ और अगर मुझे अपने डेटा को सर्वर से डिलीट करना होगा तो मुझे यहाँ पे डिलीट की एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये जो डिलीट का बटन है या एडिट करना है तो मुझे इस एडिट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिट किया तो देखिए सेम डेटा था वो यहाँ पे आके मैप हो गया है। मैं वापस इस जगह यहाँ पे चेंज कर लिया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं यहाँ पे डाल दिया टेस्ट 2 और जैसे ही सेव करूंगा तो मेरा डेटा ये अपडेट हो गया। और अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है और वो जाके सर्वर से डिलीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये डेमो समझ में आ गया है कि इस डेमो में हम क्या करने वाले हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं इसका सोर्स कोड अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसका सोर्स कोड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने VS कोड पर चलते हैं और वहां पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के इस मिनी प्रोजेक्ट में हम वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के मेथड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी तक हमने अपने प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं या हम उसे समझ या देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर यूजर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि आप एक ऐसा मिनी प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें सभी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे और जो नहीं क्लियर होते हैं तो ऐसे बहुत से मिनी प्रोजेक्ट में लाते रहूंगा और आप उसे फॉलो करते रहना जिससे आपको जावा स्क्रिप्ट समझ में आ जाए कैसे हम अपने उसको रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक सर्वर का फोल्डर बना हुआ है और एक क्लाइंट का फोल्डर बना हुआ है। जैसे कि मैंने भी आपको डेमो में बताया था कि मैं अपने डेटा को एपीआई के थ्रू ले रहा हूँ और मैं उस एपीआई के थ्रू अपने सभी डेटा को सर्वर पे दैट मीन्स एक डीबी में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, हमने एक मोंगो डीबी यूज किया हुआ है, उस मोंगो डीबी में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ आपको सर्वर का कोड नहीं बताने वाला हूँ। बट हाँ, अगर आपको नोड जेएस रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो ये रहा मेरा सर्वर कोड जहाँ पे मैंने अपनी एपीआई बना रखी है। ये रहा मेरा क्लाइंट फोल्डर जहाँ मैं आज इस यूआई को क्रिएट करूंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने इस प्रोजेक्ट में CRUD ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने एक फाइल बनाया हुआ है index.html। मैंने इस index.html में कुछ कोड कॉपी पेस्ट मार दिया है और मैंने इसको ऐसा इसलिए किया है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मुझे कुछ इसमें CSS अप्लाई करना था और एजेक्स अप्लाई करना था। तो मैंने इसे नेट से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया।
क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, तो मैं मिनिमम जो है सीएसएस ही लिखूंगा। अदरवाइज जो हमारा बूट स्ट्रैप का सीएसएस होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें लोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे बूट स्ट्रैप का सीएसएस लगा रखा है, और एक हमने फॉन्ट ऑसम का सीएसएस लगा रखा है, और मैंने यहाँ पे कस्टम सीएसएस भी यूज कर रखा है। अगर मुझे सीएसएस की नीड पड़ी तो मैं इस सीएसएस पे अपने कस्टम सीएसएस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने एक बूट स्ट्रैप का बंडल जो डॉट जेएस है उसे स्टोर कर रखा हूँ, और मैंने यहाँ पे एजेक्स को भी इंपोर्ट कर रखा है। इस एजेक्स से मैं अपनी फेच गेट या पोस्ट की एपीआई कॉल करूंगा जो हमें एजेक्स प्रोवाइड करता है। राइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने व्यूज को क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स कंटेनर को। तो हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले एक बॉडी क्रिएट करता हूँ। बॉडी, आप हमेशा ये याद रखना, जब भी आप अपने HTML को क्रिएट करो, दैट मीन्स कि आप अपना व्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करो, तो आप हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही बनाओ। बॉडी टैग के बाहर कभी भी आपका जो है HTML क्रिएट नहीं होता। व्हाट इज माई पॉइंट? तो सबसे पहले मैं इस बॉडी टैग पे क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, क्लास, और क्लास का नेम डाल देता हूँ टेम्पलेट बैकग्राउंड। अब क्या करूंगा, मैं इस टेम्पलेट बैकग्राउंड में कुछ सीएसएस अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा जिसे मैं बैकग्राउंड इमेज बोलता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे कस्टम सीएसएस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट किया स्टाइल डॉट सीएसएस, तो यहाँ पे सेम यूज है। ठीक है, और इम्पोर्ट है ऑलरेडी, तो हमें इम्पोर्ट करने की नीड नहीं है। राइट, अब हम यहाँ पे वो क्लास नेम यूज करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे HTML में क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे कॉपी किया, हमने यहाँ पे लगाया डॉट, और हमने उस क्लास नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और कर्ली ब्रेसेस लगाया। और इस कर्ली ब्रेसेस में अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट हमें नहीं चाहिए, हमें उसे प्रिवेंट करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीटेशन, दैट मीन्स नो रिपीट। राइट, और उसके बाद हमें चाहिए बैकग्राउंड साइज जो कवर्ड होना चाहिए। बैकग्राउंड साइज का ये रहा प्रॉपर्टी, एंड इसकी वैल्यू हुई कवर। ओके, एंड अनदर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अटैचमेंट का, बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, और इसको हम कर देंगे फिक्स। एंड लास्ट वन हमें चाहिए मार्जिन, और इसमें मार्जिन रखेंगे 0 px। एंड अनदर वन टेक्स्ट अलाइन, इस टेक्स्ट अलाइन में हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सीएसएस लिख दिया है, और अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं तो अभी यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिया, कोई भी यूआई बन के नहीं आ रहा। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड एक इमेज अप्लाई हो जाए। तो मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे गेट किया कॉपी, और मेरे पास जो मेरा क्लाइंट फोल्डर है वहां पे मैं गया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे अभी भी मेरा बैकग्राउंड नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है अभी इस क्लाइंट फोल्डर पे है। ठीक है, बट अभी मैंने इस बैकग्राउंड क्लास में इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ, इस इमेज को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बैकग्राउंड यूआरएल, बैकग्राउंड एंड यूआरएल। राइट, इस यूआरएल में मैं वो पाथ दूंगा जहां पे मेरा इमेज है। ठीक है, मैंने दिया इमेज, और ये बैकग्राउंड पीएनजी। यहाँ पे 2 पीएनजी आ रहा है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ एक PNG, क्योंकि ये फाइल नेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इस सीएसएस से भी इसको हटा देता हूँ। ये मैंने क्या किया है कि इस इमेज को इस क्लास में इंपोर्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको लोड करूंगा, आप ये देखोगे मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो लोड होकर आपको दिख गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले हेडर क्रिएट करता हूँ। उस हेडर में वो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर क्रिएट करता हूँ, और उस हेडर में मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा जैसे CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं अपने कोड पर चलता हूँ। मैंने क्या किया, इस फाइल्स को कैंसिल किया, और मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले अपने कोड को। बॉडी टैग के अंदर हम अपने HTML को लिखेंगे जैसे मैंने आपको कहा है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा div, ठीक है, क्लास नेम, और मैं यहाँ पे क्लास नेम लूंगा कंटेनर, और empty-4, empty-4। और ये empty-4 क्या है, मैंने अभी आपको बताया, मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ। तो बूटस्ट्रैप में कुछ प्रॉपर्टीज है, कंटेनर empty-4, ये प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप के सीएसएस से मैप होता है, और जो सीएसएस होता है वो अप्लाई हो जाता है मेरे HTML और व्यूज पे। तो चलिए दोस्तों, मैं एक नया div लेता हूँ, div, और एक क्लास डिफाइन करता हूँ रो, और इस div को मैं क्लोज करता हूँ, और एक और div लूंगा, और उस div में एक और क्लास डिफाइन करूंगा, कॉल LG12। अब मैं यहाँ पे एक हेडर यूज करूंगा, header 1, और यहाँ पे मैं कुछ क्लास यूज कर लेता हूँ जैसे कि अलर्ट एंड अलर्ट प्राइमरी एंड टेक्स्ट सेंटर एंड लास्ट वन हेडर। अब मैं इस हेडर में अपने टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ जैसे CRUD ऑपरेशन, एंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ सेव, एडिट, अपडेट एंड डिलीट।
ठीक है, मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे चेक करता हूँ क्रिएट हुआ। हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वहां पे हेडर क्रिएट किया, मेरा यहाँ पे हेडर बन के आ गया जिसमें लिखा करंट ऑपरेशन सेव एडिट एंड डिलीट। अब मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करूंगा क्योंकि इसी फॉर्म के थ्रू हम अपने करंट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कार्ड को। सबसे पहले मैं यूज किया div क्लास एंड कॉल LG4 एंड अगेन div क्लास कार्ड। तो अब मैं यहाँ पे एक हेडर थ्री लूंगा और उसका टाइटल रखूंगा यूजर डिटेल फॉर्म। दैट मीन मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ तो एक टाइटल भी तो होना चाहिए उसका। तो मैंने यहाँ पे यूज किया हेडर थ्री और यहाँ पे मैंने यूज किया यूजर एंड डिटेल फॉर्म। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और अपने ब्राउजर पर अगर इसको चेक किया तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट तो क्रिएट हो गया है बट कोई भी CSS अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो CSS अप्लाई करने के लिए मुझे उस हेडर पे जो है कुछ CSS जो बूट स्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है वो मैं वहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्लास और मैंने यहाँ पे यूज किया अलर्ट। सेम वही मैं क्लास यूज करूंगा जो मैंने H1 पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ और यूज कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सेव किया और फिर से अपने पेज पे चेक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स हेडर क्रिएट हुआ है, फॉर्म अब आगे मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, और इसी हेडर के अंदर जो होगा हमारा पूरा फॉर्म बन के आएगा। ठीक है दोस्तों, बट अभी मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है, एक हेडर और एक कार्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ जिससे मेरा लुक अच्छा हो जाए। तो मैं CSS में गया, यहाँ पे यूज करता हूँ हेडर और यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का कोड है S9EA2B0। और ऐसे ही सेम बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर दूंगा कार्ड पे। बैकग्राउंड कलर S047276। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ कलर्स चेंज हो गए हैं। राइट, बट ये अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ का बैकग्राउंड में इसको मूव कर देता हूँ ऊपर वाले कलर में। तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इस वाले बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेता हूँ इसके लिए नीचे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है और इसे कर्ली ब्रेसेस लगा दूं। ठीक है, अब मैंने सेव किया। अब देखिए, अब अच्छा लग रहा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो टाइटल हेडर था उन दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। राइट, तो चलिए अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो फॉर्म डिटेल है दैट मीन यूजर डिटेल फॉर्म है। अब इसके अंदर मेरे को एक फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्म सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे अपने HTML में। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने एक क्लास यूज कर रखा था कॉल LG4। इस कॉल LG4 के अंदर ही मेरे को अपना फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो पूरा इनलाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक div क्रिएट करता हूँ, div। ठीक है, और क्लास दिया मैंने कार्ड बॉडी और इस कार्ड बॉडी के अंदर मैं फॉर्म क्रिएट करूंगा, फॉर्म। और इस फॉर्म की मैं एक आईडी दे दूंगा, फॉर्म। और यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड यूज करूंगा जो हमेशा हिडन रहेगा और इस इनपुट फील्ड में मैं एक आईडी पास करूंगा। यही आईडी हमेशा मैप करेगा मेरे यूजर डिटेल को। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे मैं यूज किया इनपुट एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड अनदर प्रॉपर्टी टाइप एंड टाइप यूज करूंगा टेक्स्ट। और टाइप टेक्स्ट नहीं यूज करके मैं यूज कर लेता हूँ हिडन एंड नेम यूज कर लूंगा मैं आईडी एंड अनदर यूज कर लूंगा आईडी इक्वल टू। और मैं इस क्लास को हटा देता हूँ क्योंकि अगर हिडन नहीं है तो मुझे इस क्लास की यहाँ पे नीड आई है। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे कोई भी इनपुट फील्ड यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने हाइड कर रखी है उस इनपुट फील्ड को किस प्रॉपर्टी से, हिडन की प्रॉपर्टी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपना इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं, वो भी किस चीज का इनपुट फील्ड, नेम का। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था डेमो में सबसे पहले हमारा कौन सा इनपुट फील्ड आ रहा था, नेम का इनपुट फील्ड आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे यूज किया div क्लास नेम empty-4 और यहाँ पे यूज किया इनपुट, सॉरी, इनपुट क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल एंड अनदर वन टाइप टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड किया जो मेरा नेम होगा क्योंकि मैं नेम के लिए इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ इंटर फुल नेम। ठीक है, इंटर फुल नेम। और मैं यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड करता हूँ और इस आईडी की प्रॉपर्टी पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ नेम और मैं यहाँ पे इसको टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसको सेव किया और आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो है हमारा इनपुट फील्ड क्रिएट होके आ गया। अभी आपको यहाँ पे एक इश्यू दिख रहा होगा कि जो मेरा इनपुट फील्ड है वो इस सेक्शन से बाहर आ रहा है और उसका रीजन होगा हमारे CSS में। तो हम क्या करते हैं, इस div को कॉपी कर लेते हैं, दैट मीन्स कट कर लेंगे
क्योंकि हमने इस सेक्शन से बाहर रखा हुआ है कार्ड के, तो हमें कार्ड के अंदर रखना होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने कार्ड के अंदर रखा और सेव किया, तो आप ये देखोगे कि मेरा जो है इनपुट फील्ड इस सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, तो चलिए एक और हम इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं जो ईमेल का। तो हम इसी सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और सेम यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देते हैं। क्लास नेम सेम रखते हैं फॉर्म कंट्रोलर, बस टाइप हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ईमेल, नेम को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ईमेल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं इंटर, यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आईडी में भी लिख देते हैं ईमेल। ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ पे सेव करके फिर से अपने ब्राउजर पे देखते हैं, तो दो हमारे इनपुट फील्ड क्रिएट हो गए हैं, इंटर फुल नेम का और एक इंटर ईमेल एड्रेस का। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे इंटर फुल नेम न करके सिर्फ फुल नेम करते हैं, जो बेटर दिखेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे फुल नेम आ गया। और हम यहाँ पे कुछ फॉर्म की और प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। हमने यूज किया div, सेम हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं इनपुट टैग को, और इसके अंदर हम लिखते हैं कुछ अपने सेलेक्ट। अब हम एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, उस ड्रॉप डाउन से हम अपनी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारा यूजर है वो जॉब क्या करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया div, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट का टैग यूज किया, सेलेक्ट, हमने क्लास यूज किया, और इस क्लास में हम कुछ अपने CSS लिखते हैं, जैसे कि हमारा है फॉर्म सेलेक्ट empty3 एंड आईडी पोजीशन। अब यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस लिखेंगे, ऑप्शन। अभी इस ऑप्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्टेड, जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, हमने इसको डिसेबल प्रोवाइड कर रखा है कि आप दोबारा जो सेलेक्ट न करें, ये हमेशा सेलेक्टेड ही आएगा। ठीक है, और वैल्यू में एम्प्टी डालेंगे, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे पोजीशन। अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसकी डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू सेट की है, तो जो मेरा ड्रॉप डाउन है उसमें हमेशा पोजीशन डिफॉल्ट सेलेक्टेड होके आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ये जो पोजीशन है ये डिफॉल्ट सेलेक्टेड होके आ रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है डिसेबल और सेलेक्टेड की नीड नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, हमारा होगा वैल्यू वेब डेवलपर। सेम यही चीज हमारा वेब डेवलपर इसके टैग में भी होगा, और हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम यहाँ पे भी इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम और यूज कर लेते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं टेस्टर। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं टेस्टर। एक और हम ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं मैनेजर। हमने यहाँ पे यूज किया प्रोजेक्ट मैनेजर, और सेम यहाँ पे भी हमने वही यूज कर लिया प्रोजेक्ट, और हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और चल के ब्राउजर पे देखते हैं कि क्या ये मेरे ऑप्शन से भी क्रिएट हुए हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको लोड किया और यहाँ पे चेक किया, तो मेरे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और सेलेक्ट भी हो रहे हैं, नो डाउट इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो मेरे फॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज क्रिएट हो चुकी हैं, एक फुल नेम, एक ईमेल एड्रेस, एक पोजीशन। अब मैं एक फोन नंबर क्रिएट करता हूँ, तो मैं ये जो हमारा div था इसको ही सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इस div के बाद पेस्ट करते हैं। टाइप यूज कर लेते हैं टेक्स्ट, नेम यूज कर लेते हैं फोन नंबर, एंड प्लेस होल्डर यूज कर लेते हैं फोन नंबर। ठीक है, आईडी भी यूज कर लेते हैं फोन। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, ऑब्वियस सी बात है वहां पे मेरा एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो गया होगा फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं भी आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, तो मेरा ये जो है ये फॉर्म क्रिएट होके आ गया है। अब हमको दो और फील्ड क्रिएट करना है, एक हमें क्रिएट करना है जेंडर का। ठीक है, तो लास्ट वन रह जाएगा हमारा चेकबॉक्स, और उस चेकबॉक्स के थ्रू हम अपना कंसर्न दे रहे हैं कि जो मेरे इस फॉर्म में मैं डेटा फिल कर रहा हूँ वो वैलिड है या नहीं, दैट मीन सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तब मैं यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट करते हैं जो हमारा जेंडर से रिलेटेड होगा। तो हमने यूज किया div क्लास कॉल md12 एंड empty। तो हमने यहाँ पे लेबल यूज करेंगे, लेबल क्लास प्रोवाइड करेंगे mb3 mr1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लास है ना, आप इससे परेशान नहीं होगा, ये बूट स्ट्रैप का दिया हुआ है। अगर आप बूट स्ट्रैप को थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको ये सभी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज किया फॉर
और मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया जेंडर, और मैं यहाँ पे जेंडर लिख दिया। ठीक है, मैं सेव किया और अपने ब्राउजर पे चेक किया तो एक जेंडर जो है सेक्शन बन के क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे और प्रॉपर्टीज अपनी ऐड कर लेता हूँ। एक यूज करता हूँ मैं अपना इनपुट टैग, टाइप रेडियो, क्लास यूज किया बटन चेक, एंड नेम यूज कर लिया जेंडर, एंड आईडी यूज किया मेल, एंड वैल्यूज है मेल। ठीक है, तो मैं एक और यहाँ पे लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल। और इस लेबल में सबसे पहले यूज करूंगा क्लास बटन, बटन एसएम, बटन आउटलाइन एंड सेकेंडरी। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर मेल, एंड इस लेवल को क्लोज करके यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा मेल। ठीक है, ये मेरा लेबल और इनपुट फील्ड क्रिएट हो गया है। ऐसे ही मैं अपना एक फीमेल के लिए भी क्रिएट कर लूंगा और एक अदर के लिए भी क्रिएट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे जेंडर है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा फीमेल। सेम यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसमें भी, फीमेल में भी। ठीक है, और लास्ट वन हम क्रिएट कर लेते हैं अदर के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल सा फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो जाए और उस फॉर्म के थ्रू मैं अपने करंट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सेव किया और मूव हुआ अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे देखा मेरे पास मेल फीमेल एंड अदर्स आ गए, और मैं इसको सिलेक्ट भी कर पा रहा हूँ क्योंकि रेडियो बटन है। बट मैं यहाँ पे सीएसएस ऐसा यूज किया हुआ हूँ कि ये जो है हमारा स्क्वायर बॉक्स में बन के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक जेंडर भी क्रिएट हो गया है। अब हम क्रिएट करते हैं अपना चेक बॉक्स वाला फील्ड। ठीक है, तो मैंने इस क्लास को वापस से कॉपी किया और यहाँ पे इंटर मार के मैंने इसे पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इनपुट टैग क्लास फॉर्म चेक पॉइंट, देर इज नॉट चेक पॉइंट, यहाँ पे यूज होगा इनपुट। ठीक है, सॉरी, टाइप चेक बॉक्स एंड वैल्यू हमारी सबसे पहले एम्प्टी होगी, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे आईडी पास कर दी है इनवैलिड चेक, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे, लेबल, और उस लेबल पे लिखेंगे क्लास फॉर्म चेक लेबल। ठीक है, फॉर, और हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड चेक, और यहाँ पे हम टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे आई कंफर्म, और आई कंफर्म दैट ऑल डेटा आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ब्राउजर पे चेक करूं तो आप देखोगे यहाँ पे चेक बॉक्स सेक्शन भी बन किया गया है, एक जेंडर सेक्शन भी बना हुआ है, और जो हमारे इनपुट फील्ड है उसके भी सेक्शन बन के रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है हमारा बटन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करूंगा अब बिहार, एक मैं स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वो दोनों आपस में सिंक हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया बिहार। ठीक है, और इस दिव के बाद भी एक बिहार दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ दो बटन, एक हमारा सेव और दूसरा हमारा रीसेट का। ठीक है, तो मैंने यूज किया बटन, और क्लास यूज किया यहाँ पे बटन, बटन एसएम एंड बटन स्टाइल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया टाइप, और यहाँ पे मैंने यूज किया टाइप, जो मेरा बटन किस टाइप का होगा, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया बटन। और यहाँ पे मैं इस बटन के टैग को क्लोज करूंगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा सेव। ऐसा ही मैं रीसेट के लिए भी यूज कर लेता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेम क्लास सेम वैल्यू, कोई भी यहाँ चेंजेस नहीं होगी, बट वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे हम रीसेट। ठीक है दोस्तों, अब चल के हम अपने ब्राउजर पे देखते हैं कि बटन कैसा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम आए तो आप देखोगे यहाँ पे एक बटन क्रिएट हुआ है, बट ये कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्टेड नहीं है। ये नॉर्मल से ऐसे बटन बना हुआ है, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बटन है कि लेवल है। तो हम सबसे पहले इस बटन का जो है बैकग्राउंड कलर और जो है इसका सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने क्लास वाले फाइल पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले बटन स्टाइल। ठीक है, हमने इसकी हाइट दे देंगे, हाइट हम रख देंगे 37 px। हम इसकी विड्थ रख देंगे, हम विड्थ यहाँ पे रखेंगे 100 px। एंड हम यूज करेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम अपना रख देंगे 10 px। ठीक है, और बॉर्डर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो बॉर्डर हम यूज करते हैं 1 px एंड सॉलिड। एंड जो कलर हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे डी, एंड 5D एंड 9D है। तो बॉर्डर रेडियस यूज कर लेते हैं, जो हमारा रहेगा 3 px। एंड बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर में हम लिख लेते हैं अपना हैश 3B
5872 5872 और यहाँ पे हम कलर डाल लेते हैं। जो हमारा टेक्स्ट कलर होगा वो हमारा होगा व्हाइट। हमने इसको सेव किया और हम अपने ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो है ये बटन बन के आ गया। बट तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये बटन का जो थोड़ा सा फॉर्म है, दैट मीन बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज हो रहा है। तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट बटन एंड होवर, राइट। और उस होवर पे हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। अब वो बैकग्राउंड कलर हमारा होगा एस 242A एंड 75 एंड कलर हम अप्लाई कर देते हैं, जो हमारा कलर सेम वही व्हाइट। ठीक है दोस्तों, आप देखिए जब भी मैं इसके होवर कर रहा हूँ तो जो है हमारा टेक्स्ट कलर तो नहीं हो रहा यहाँ पे, सॉरी, कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर होना चाहिए। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब देखिए होवर तो बैकग्राउंड कलर हो रहा है, बट जो टेक्स्ट है वो उसका कलर व्हाइट ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखोगे कि मेरा ये जो फॉर्म है ये बन के तैयार हो चुका है। बट ये जो सेव है ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो अगर हम चाहें फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 15 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने सेव किया। यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि हमने जो फॉन्ट साइज का है वो 15 हमने यूज कर लिया है, तो अब बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो गया है। बट इसे क्लिक पे या रीसेट पे या चेक पे ऐसा कुछ भी अभी इवेंट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले काम करेंगे अब अपने इवेंट पे। जितना भी हमारा HTML वाला वर्क था वो मोस्टली हो चुका है, हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर दिया है। अब हम यूज करेंगे थोड़े बहुत अपने लॉजिक, और हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़े बहुत अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एक और जावा स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखेंगे save.js। इस save.js में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जब भी हम रीसेट पे क्लिक करें तो जो हमारा फील्ड डेटा रहे वो क्लियर हो जाए, दैट मीन्स वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा save.js। ठीक है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे स्क्रिप्ट का। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम यूज करेंगे save.js नाम का एक फाइल क्रिएट किए, और इस save.js को हम कहाँ इंपोर्ट करेंगे, इस index.html में यूज करेंगे। यहाँ पे मैं यूज किया स्क्रिप्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट में एसआरसी प्रोवाइड किया। एसआरसी में मेरा जो पाथ है वो है हमारा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हमारा save.js। ठीक है दोस्तों, और हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक save.js फाइल क्रिएट की और उस save.js को मैंने index.html में इंपोर्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो दैट मीन्स हमारा जो save.js का कोड होगा वो यहाँ पे इसको रेफरेंस मिलने लगा होगा। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रीसेट बटन पे मुझे एक ऑन क्लिक मेथड कॉल करना होगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया ऑन क्लिक। ठीक है, इस ऑन क्लिक का एक मेथड का नाम दे देते हैं, हमने नाम दिया क्लियर डेटा। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लियर डेटा को इस save.js में यूज कर लूंगा। मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन, राइट। अब देखिए फंक्शन कैसे बनाते हैं, मैंने वहां पे HTML में अपना मेथड क्रिएट किया हुआ है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फंक्शन के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन और उस मेथड का नाम लिखा, और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रेसेस यूज किया। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के साथ इसको क्लोज कर दिया। तो हमने क्या किया, उस क्लियर डेटा को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल दिखाऊं कि यहाँ पे मेरा इवेंट ट्रिगर हो रहा है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाय आई एम क्लियर। मैं इसको सेव किया और ब्राउजर पर जाते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और हम कंसोल पे जाएंगे, और जैसे ही हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक console.log दिखा देगा। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया तो आप ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रही, हाय आई एम क्लियर। दैट मीन्स कि जो हमारा save.js फाइल है वो एक्सेसिबल है index.html में, और जो हमने ऑन क्लिक मेथड यूज किया हुआ है, दैट मीन्स जो मैंने क्लियर डेटा मेथड में जो मैं इवेंट ट्रिगर कर रहा हूँ वो एक्सेसिबल हो रहा है। बट अब हमें इस क्लियर डेटा के अंदर क्या लिखना है, हम कोड लिखेंगे इस चीज का कि जब भी मैं इसको सबमिट करूं, दैट मीन जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा जो फॉर्म फिल्ड है वो क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और इस गेट एलिमेंट आईडी पे मैं क्या आईडी लूंगा, मैं फॉर्म की आईडी लूंगा। दैट मीन मुझे फॉर्म को क्लियर करना है। ठीक है, तो मैंने यूज किया यहाँ पे फॉर्म, राइट। और मुझे एक मेथड प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, वो होता है हमारा रीसेट का। तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा रीसेट। ठीक है दोस्तों, तो इस रीसेट मेथड से जो मेरा फॉर्म होगा उसकी सभी फील्ड रीसेट हो जाएंगे। बट एक फील्ड रीसेट नहीं होगी, वो होगी हमारी आईडी, जो हमने सबसे पहले हिडन नहीं प्रोवाइड किया इनपुट फील्ड। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये इनपुट फील्ड हमारा सबसे टॉप पे है ये। तो हमें इसकी वैल्यू भी हाइड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और हम यहाँ पे यूज कर लेंगे उसकी आईडी जो हमारी, तो हमने वहां पे उसकी आईडी प्रोवाइड की थी आईडी ही, और हम यहाँ पे यूज कर लेंगे वैल्यू, और हम उस वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे। ये हमारा हो गया रीसेट फॉर्म का मेथड। और यही चीज अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, तो यही चीज अगर हम ब्राउजर पे देखें, तो मैं इसको एक बार रिलोड भी कर देता हूँ, तो आप ये देखोगे मेरा यहाँ फॉर्म है और मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, दूसरा लिखा है test@gmail.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट कर ली वेब डेवलपर, राइट, और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया नंबर, कुछ भी रैंडम हमने नंबर डाल दिया, मेल किया, ठीक है, और चेक बॉक्स यूज कर लिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा सभी फॉर्म फिल्ड हो चुका है, राइट। अब जैसे ही मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूंगा, जो ये मेरा फॉर्म है ये पूरा रीसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप ये देखोगे कि मेरा जितना फॉर्म था, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल कर रखी थी, वो सब कुछ रिमूव हो चुका है और मेरा फॉर्म जो है वापस से रीसेट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो यही तुम्हें करना था कि हमें अपने फॉर्म को कैसे रीसेट करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक मेथड इवेंट ट्रिगर कॉल किया, ऑन क्लिक का इवेंट, राइट, और save.js एक फाइल बनाई और वहां पे मैंने उस मेथड के फंक्शन को लिख लिया, ठीक है। और उस फंक्शन पे मैंने सबसे पहले क्या किया, जो फॉर्म की आईडी थी उसको एक्सेस करके रीसेट कर दिया, और उस आईडी जो हमारा एक इनपुट फील्ड हिडन था उसको भी मैंने रीसेट कर दिया, ठीक है। बस इन दोनों को यूज करके मैं अपने फॉर्म को रीसेट कर पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई मेरी रीसेट की बात। तो रीसेट की मेरी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, सेव के इवेंट पे चाहिए कि मैं अगर सेव पे क्लिक करूं तो वहां पे मेरा इवेंट कॉल हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सेम वही चीज, मैं यहाँ पे सेव के बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑन क्लिक का ट्रिगर यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यूज की, ऑन क्लिक, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेथड प्रोवाइड कर दिया सेव, और इस मेथड में मैं कुछ इवेंट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, इवेंट। अब मैं क्या करूंगा, इस सेव मेथड को मैं यूज करूंगा अपने किस में, save.js के फाइल पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन सेव, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया इवेंट, और ये पैरेंथेसिस क्लोज। और मैं यहाँ पे इस मेथड को कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा मेथड ट्रिगर हो रहा है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट प्रिंट कर लेता हूँ, अलर्ट, ठीक है। उस अलर्ट पे मैं इवेंट पास कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, उस फॉर्म से सेव करूंगा और आप देखोगे मेरा ये अलर्ट कॉल हो गया। दैट मीन्स कि मेरा सेव बटन भी वर्क करने लगा है, ठीक है दोस्तों। बट अब आप ये देखो कि जब मैं ये सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये फॉर्म सबमिट दे दे रहा है, ठीक है। बट अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ वैलिडेशंस लगानी है। दैट मीन्स जब भी मैं फॉर्म पे क्लिक करूं तो मेरे को ये एक एरर मैसेज दे दे कि आपका जो फुल नेम है वो एंटर नहीं है, ईमेल एड्रेस है वो भी एंटर नहीं है, पोजीशन भी आपको सिलेक्ट करना है, और फोन नंबर भी आपको एंटर करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे वैलिडेशन तो आपने देखा होगा बहुत जगह जब आप फॉर्म को फिल करते होगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि इस सेव बटन पे मैं अब वैलिडेशन पुट करूंगा, और इस वैलिडेशन के थ्रू मैं ये आइडेंटिफाइड करूंगा कि मेरी कौन कौन सी फील्ड में वैल्यू फील्ड है या नहीं फील्ड है, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले कुछ वैलिडेशन ऐड करता हूँ। तो मैं जाऊंगा index.html पे, तो मेरा जो फुल नेम वाला टैग है इनपुट फील्ड, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वैलिडेशन ऐड करता हूँ। मैं यूज करूंगा स्मॉल टैग, ठीक है, और यहाँ पे यूज करूंगा क्लास और टेक्स्ट डेंजर, और आईडी का नाम रखूंगा नेम एरर, राइट दोस्तों। और ऐसे ही मैं सभी जगह अपना पेस्ट कर लूंगा। मैं ईमेल में भी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इस आईडी का नाम चेंज कर दूंगा ईमेल। मैं इस सेलेक्ट में भी ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूंगा पोजीशन, और फोन नंबर पे भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फोन, राइट। मैंने 4 जगह अप्लाई किया हुआ है, एक मेरे नेम पे, एक ईमेल पे, एक पोजीशन पे, और फोन नंबर पे, ठीक है दोस्तों। अब जब भी मैं हिट करूंगा तो आप अभी देखो कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, राइट। ये फॉर्म सबमिट भी हो जाए बट कोई एरर नहीं आ रहा। इस एरर को शो करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा या नहीं। अगर मेरा फॉर्म वैलिडेट हो जाता है, दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं आता है वैलिडेशन का, तो फॉर्म सबमिट होगा। और अगर वैलिडेशन का एरर आ जाता है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले save.js पे जाऊंगा, और इस save.js पे मैं एक मेथड कॉल करूंगा, ठीक है। मैं इस अलर्ट को डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा वेर इज वैलिड, ठीक है। ये इज वैलिड जो मैंने वैल्यू लिखी है इसके थ्रू ही मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगा, राइट। तो इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर दी है जो मैं यहाँ से मेथड को गेट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ चेक वैलिडेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस चेक वैलिडेशन पे अपने कोड इंप्लीमेंट करूंगा। मैंने यूज किया फंक्शन, चेक वैलिडेशन का मेथड बनाया। अब मैं यहाँ पे कुछ अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखूंगा।
और उसके थ्रू मैं ये वैलिडेट करूंगा कि जो मेरी वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी वैलिडेट हुई हैं और कौन कौन सी नहीं वैलिडेट हुई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वैल्यू क्रिएट करता हूं, लेट इज वैलिड, और इस वैलिड के वेरिएबल में मैंने ट्रू असाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इस वैल्यू में मैंने ट्रू क्यों असाइन किया है। मैंने इसलिए असाइन किया है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है, मीन कि अगर आपके पास कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं मिल रहा है तो वो वैलिड ट्रू रिटर्न करते हैं, ठीक है। और अगर वो वैलिडेशन मिल रहा है तो ये वेरिएबल क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ, और इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जो मेरा इनपुट फील्ड है, दैट मीन जो मेरा नेम है, फुल नेम है, उसकी मैं आईडी गेट करूंगा और उस आईडी से मैं उसकी वैल्यू गेट करूंगा और ये देखूंगा कि वो वैल्यू एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो मैं उस एरर को शो कर दूंगा और वहां पे मैं एक मैसेज दिखा दूंगा कि इंटर वैलिड फुल नेम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और यहाँ पे मैंने यूज किया नेम। ठीक है दोस्तों, उसके मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली और चेक कर लिया ट्रिपल इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे वो एरर को शो करना होगा। तो मैंने यहाँ किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस नेम की आईडी मैंने क्या दी थी, नेम एरर। ठीक है, अब मुझे उसमें मैसेज पास करना होगा, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लूंगा इनर एचटीएमएल। इस इनर एचटीएमएल पे मैं एक मैसेज पास कर दूंगा और मैं इसमें एक मैसेज पास कर दूंगा, इंटर अ वैलिड फुल नेम। और यहां पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, इस वैल्यू को फॉल्स, राइट। और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा इस वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फॉर्म पे देखते हैं और हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे नेम पे ये एरर शो करता है या नहीं। तो ये मेरा ये फॉर्म है, अभी मैंने इस फुल नेम में कोई भी डेटा फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है। और मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा तो आप ये देखोगे हमें एक एरर मिल गया, इंटर फुल नेम। और आप यहाँ पे देखोगे मेरे को अभी नोटिफिकेशन शो नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने वहां से अलर्ट डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे को क्या मिला, इंटर वैलिड फुल नेम, एक एरर मिल गया। ऐसे ही मेरे को अब इन तीनों में भी एरर दिखाना है। तो मैं सेम ही कोड को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा, ईमेल था तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा ईमेल, यहाँ पे ईमेल। यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, एंटर वैलिड ईमेल। यहाँ पे चेंज कर लूंगा पोजीशन, मुझे पोजीशन की आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर दूंगा, प्लीज सेलेक्ट अ पोजीशन। लास्ट वन हमारा फोन नंबर है तो मैं यहाँ पे फोन यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हम मैसेज पास कर देंगे, इंटर वैलिड फोन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इस मेथड में समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। मैंने इस मेथड में सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की आईडी निकाली है कि मुझे किसके रिस्पेक्टेड अपने एरर को शो कराना है, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी है तो मुझे वो एरर ऐड कर दे, ठीक है। और इस वैल्यू को रिटर्न करा देना है, राइट। अगर ये पूरे कंडीशन वैलिड नहीं होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं मिल रहा है, तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। वो रिटर्न हमेशा ट्रू करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप पे ट्रू डिफाइन किया है। और अगर इसमें कोई भी वैल्यू जो है मिसिंग है, दैट मीन्स वो एम्प्टी है, तो क्या हमें रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लोग एक बार और फॉर्म देख लेते हैं। ये मेरा फॉर्म है और मैं इसको जैसे ही सबमिट करूंगा तो मुझे वो जितने एरर्स हैं वो शो कर देगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू फिल नहीं की हुई है। बट यहाँ पे एक इशू है, इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल भी दे रहा हूँ फिर भी मेरा ये एरर हट नहीं रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी लिख देता हूँ तो भी मेरा ये जो है हमारा एरर हट नहीं रहा। यहाँ पे मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया, फिर भी एरर हट नहीं रहा। अब मुझे इस एरर को भी हटाना है, दैट मीन जैसे ही मैं वैल्यू फिल्ड कर दूं एरर हट जाए, राइट। तभी तुम्हें समझ में आएगा ना कि हमने जो इनपुट फील्ड हमारी वो वैलिडेट हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मेथड कॉल करेंगे ऑन ब्लर का, और उस ऑन ब्लर के थ्रू हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने एचटीएमएल पे जाते हैं और जितने भी हमारे इनपुट फील्ड थे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऑन ब्लर, और इस ऑन ब्लर के इवेंट पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं वैलिडेशन का, ठीक है। और इस वैलिडेशन में हमने इवेंट पास कर दिया, राइट। यही हम कॉपी करके अपने चारों इनपुट फील्ड्स पे पेस्ट कर लेते हैं। ईमेल पे भी यूज कर लिया, ठीक है। और हमने यूज कर लिया सेलेक्ट पे भी, और हमने यूज कर लिया फोन नंबर पे भी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने सेव डॉट जीएस पे जाएंगे और यहाँ पे इस वैलिडेशन को वैलिडेट करेंगे। तो अभी हमने जो अपना वैलिडेशन मेथड बनाया था, राइट, यहाँ पे आप देखोगे ये वैलिडेशन हमने जो यूज किया हुआ है इसका हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। हमने यूज किया फंक्शन,
ठीक है, हमने वैलिडेशन को कॉपी पेस्ट किया, इवेंट यूज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा इवेंट टारगेट है, ठीक है, दैट मीन जो मेरी वैल्यू फिल्ड हो रही है, पोजीशन हो या इनपुट हो या नंबर हो, वो वैल्यू फिल्ड है या नहीं फिल्ड है। ठीक है, तो मैं उसको पहले वैलिडेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, सॉरी, इफ कंडीशन पहले यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन मैंने यूज किया इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, इस टारगेट के अंदर मेरी वैल्यू होती है, मैं वैल्यू गेट कर लूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा नॉट इक्वल टू नल। अगर ये हमें नॉट इक्वल टू नल हो जाता है, दैट मीन्स कि जो मैं वैल्यू फील्ड कर रहा हूँ, अगर उसमें वैल्यू फील्ड है, तो जो मेरा एरर होगा वो रिमूव हो जाएगा। बट अब ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट एरर है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके तो यूज नहीं करूंगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि डायनेमिकली एरर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई भी एक एरर स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि जब मेरे को नेम का सेलेक्ट होना, नेम एरर का, तो मुझे इसको नेम एरर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर फोन नंबर का हो तो फोन एरर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डायनेमिकली क्रिएट करता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि डायनेमिकली कैसे क्रिएट करते हैं। इसको हमें डायनेमिकली कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लिटिल टेम्पलेट का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टिल्ट, राइट, और टिल्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर। ठीक है, डॉलर फिर कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस में हम क्या पास करेंगे, आईडी। यहाँ कोई भी आईडी हो सकती है, जैसे कि ईमेल हो सकता है, नेम भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, फोन नंबर। तो उसके रिस्पेक्टेड हमें यहाँ पे आईडी यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इवेंट के टारगेट में वही आईडी आएगी जिस इनपुट फील्ड को मैं टच करूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे मैं हाइफन एरर लगा दूंगा, क्योंकि एरर वो सब में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा डायनेमिकली कॉल हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इस इनर एचटीएमएल को एम्प्टी कर देना है, बस। ये मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मैंने फॉर्म को सबमिट किया, मेरा एरर आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा मेरा एरर गायब। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टेस्ट डॉट जीमेल। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करूंगा मेरा एरर गायब। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर क्लिक किया, एरर गायब। ठीक है, क्योंकि ऑन ब्लर कॉल हुआ। ऑन ब्लर कॉल तभी होता है जब आपको इनपुट फील्ड कर चुके होते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनपुट फील्ड चेक करता है, इवेंट टारगेट में उसकी आईडी निकालता है, और उस आईडी में जो इनर एचटीएमएल की वैल्यू थी, दैट मीन इंटर वैल्यू, फोन नंबर या सेलेक्ट नंबर, पोजीशन, कोई भी था, उसको क्या करता है, वो एम्प्टी कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरा फॉर्म भी वैलिडेट हो जाता है, और जब हम किसी इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करते हैं तो मेरा जो एरर है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये करने वाले हैं कि जब भी हम सेव पे क्लिक करें, तो हमारी जो वैल्यू फील्ड है उसका एक मुझे ऑब्जेक्ट बन के आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सर्वर से कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। हम सर्वर को ऑब्जेक्ट भेजते हैं और सर्वर हमें रिटर्न में भी ऑब्जेक्ट ही देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम वही ऑब्जेक्ट सर्वर पे सेंड भी करना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने सेव मेथड पे जाऊंगा, राइट, जो सेव डॉट जीएस फाइल में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज किया वेर और आइटम, और आइटम नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। और आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस मैंने क्रिएट किया, दैट मीन्स ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी होंगी, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी की, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा नेम का, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा ईमेल, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा पोजीशन, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा फोन नंबर, सिक्स्थ है जेंडर, एंड लास्ट वन है हमारा कंफर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे मैंने एक आइटम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की हुई है, जैसे आईडी, नेम, ईमेल, पोजीशन, फोन, जेंडर एंड कंफर्मेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू इसमें असाइन करूंगा, राइट। तो इसकी वैल्यू असाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी आईडी से उसकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और नेम की आईडी क्या होगी, नेम ही है, राइट, और मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को गेट कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या, नेम की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही ईमेल की वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख लूंगा, राइट। हमें पोजीशन की भी वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे पोजीशन डाल लेंगे। हमें यहाँ पे फोन की भी वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे फोन लिख लेंगे, राइट। हमें यहाँ पे जेंडर की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे जेंडर भी लिख लेंगे। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन की भी वैल्यू चाहिए, तो आपको पता हो कंफर्मेशन की जो आईडी थी हमारी, हमने इनवैलिड चेक करके रखा हुआ था। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
बट अगर मैं बात करूँ जेंडर की, जेंडर एक रेडियो बटन है, ठीक है। जेंडर की कोई वैल्यू ऐसे नहीं आ पाएगी, जेंडर की वैल्यू हमें डायनेमिकली निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि हम क्लिक करें और जेंडर की वैल्यू हमें मिल जाए, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ कोड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेर जेंडर, राइट। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करूंगा डॉक्यूमेंट, और उसमें यूज करूंगा गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा जेंडर की आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ईच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस जेंडर पे मैं फॉर ईच क्यों यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरा एचटीएमएल देखोगे, इस एचटीएमएल में जो मेरा जेंडर है वो मल्टीपल है, दैट मीन्स मेल है, फीमेल है, अदर है, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने मेल सेलेक्ट किया हुआ है कि फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। क्योंकि वो मल्टीपल रेडियो बटन है, बट रेफरेंस क्या है, नेम का जेंडर है। तो ये जो नेम रेफरेंस है ना, मैं इसके थ्रू जो है उसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाया हुआ है, इसको गेट एलिमेंट बाई आईडी ना करके मैं यहाँ करूंगा गेट एलिमेंट बाई नेम करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे उस नेम के रेस्पेक्टेड जो है उस वैल्यू को निकालना है। तो मैंने जैसे ही गेट एलिमेंट बाई नेम किया, फॉर ईच लगाया, इस गेट एलिमेंट बाई नेम में मेरे को सब कुछ मेल, फीमेल एंड अदर तीनों प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। तो मैं यूज कर लूंगा चेक, एक मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की और एरो फंक्शन यूज किया। तो मैं इस चेक वैल्यू से क्या चेक करूंगा, जब भी आप रेडियो बटन सेलेक्ट करोगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है चेक्ड। तो अगर उस जेंडर की कोई भी प्रॉपर्टी चेक्ड होगी, दैट मीन मेन चेक्ड हो या फीमेल चेक्ड हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेक्ड ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ चेक डॉट चेक्ड, और अगर चेक्ड ट्रू होगी तो मुझे उसकी वैल्यू जो कि जेंडर में असाइन कर देनी है। तो मैंने यूज किया जेंडर इक्वल टू चेक डॉट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस कोड से समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय नेम से उस जेंडर की सभी प्रॉपर्टीज गेट कर ली। उसमें तीन प्रॉपर्टीज आती हैं, एक मेल, फीमेल एंड अदर, ठीक है। तो अगर मेल चेक होगा तो मैंने यहाँ पे चेक किया, जो मेल अगर चेक्ड है तो जो उसकी वैल्यू है उस जेंडर में असाइन हो जाता है, दैट मीन्स मेल। अगर फीमेल चेक्ड होगा तो फीमेल असाइन हो जाएगा, और अदर चेक होगा तो अदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। और इस लाइन में आप देख रहे हो जो जेंडर को मैंने ऐसे यूज किया हुआ है, इसको रिमूव करके यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जेंडर। अब हम बात करते हैं आईडी की। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 एक नॉर्मल आईडी नहीं देना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे ग्विड आईडी क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा और उस मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे आईडी को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मेथड क्रिएट कर देता हूँ यूजर आईडी, और उस यूजर आईडी मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ फंक्शन यूजर आईडी। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, उस कोड के थ्रू एक रैंडम जनरेटेड नंबर मेरे पास आ जाएगा, और मैं उसको आईडी बना के वहां पे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज करूंगा रिटर्न, क्योंकि मुझे इस नंबर को यहाँ पे रिटर्न कराना है, ठीक है। उसके बाद मैं यूज करूंगा पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस में मैं पास करूंगा 17। आप कोई भी नंबर पास कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 30। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिप्लेस मेथड। इस रिप्लेस मेथड में मैं एक रिजेक्ट यूज करूंगा, जो एक नंबर का रिजेक्ट होता है 0 to 9। तो मैंने यहाँ पे यूज किया फॉरवर्ड स्लैश एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं रिजेक्ट यूज कर लेता हूँ 0-9, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबली मैंने जी सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे रिप्लेस के थ्रू रिजेक्ट कॉल किया है, और जो नंबर होगा उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज कर लेता हूँ। अब उस एरो फंक्शन के थ्रू मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया पैरेंथेसिस, और मैंने यहाँ पे यूज किया सी, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया क्रिप्टो एंड गेट रैंडम वैल्यू। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है क्रिप्टो की, जो हमें रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे किस चीज का, यूनिट 8 एरे का, राइट दोस्तों। और यहाँ पे हम एक पास कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके थ्रू हमारा जो एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और हम यहाँ पे इसको गेट कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं और देखते हैं क्या मेरा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे कर लिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रिंट कर लिया आइटम को, ठीक है। मैंने सेव किया, ब्राउजर पे गया, ब्राउजर को लोड किया, और यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो मेरा ये फॉर्म क्रिएट है, और मैंने इंस्पेक्ट करके ओपन कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म फिल करता हूँ मैं, टेस्ट। यहाँ पे मैंने किया test@gmail.com। मैंने पोजीशन सेलेक्ट कर ली, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फोन नंबर कुछ भी रैंडम ऐड कर लिया, मेल सेलेक्ट कर लिया, चेकबॉक्स सेलेक्ट कर लिया, और मैंने कंसेंट दिया कि जो मेरी फील्ड्स है वो वैलिड है। और जैसे ही सेव किया, यहाँ पे मेरे को एरर मिल रहा है, सी इज नॉट अ डिफाइन। कोड में चेक करते हैं सी, ओ यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर यूज कर रखा है, बट यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है। मैं फिर से सेव करता हूँ और पेज को रन करता है।
ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ फिर से फॉर्म को फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा test.gmail.com, सेलेक्ट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फोन नंबर, मेल, चेकबॉक्स और सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट किया दोस्तों, आपको देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था। और आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट में वो सभी वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे फिल की हैं। तो बट यहाँ पे कंफर्मेशन की वैल्यू जो है अभी भी एम्प्टी आ रही है, तो हम उसे चेक कर लेते हैं कि वो एम्प्टी क्यों आ रही है। तो हमने यहाँ पे इनवैलिड चेक प्रोवाइड किया हुआ है। ओ सॉरी, ये वैल्यू नहीं होगा, ये होगा चेक। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चेक इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि वो मेरा चेक बॉक्स है, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं यूज करके चेक यूज करेंगे। फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। हमने यूज किया test@gmail.com एंड पोजिशन एंड नंबर, मेल एंड चेक बॉक्स और सेव। अब देखें यहाँ पे क्या आया, राइट ट्रू। देखा दोस्तों, अब ये एक्चुअली में मेरा डेटा फुली कंप्लीट हो चुका है और वैलिडेट भी हो चुका है, राइट। और मैं यहाँ पे इसको रीसेट भी कर सकता हूँ। अब देखो ये रीसेट हो गया है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा एक तरह से फॉर्म कंप्लीट हो गया है और मैं अपने इस फॉर्म के थ्रू एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर पा रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट फेज होगा सेव का डेटा। दैट मीन्स कि अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने डेटा को सर्वर पे सेव कर दूं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाते हैं अपने कोड पे और ब्राउजर पे हम सबसे पहले सर्वर फोल्डर के अंदर जाएंगे, सीडी सर्वर, और यहाँ पे करेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा सर्वर फोल्डर का जो कोड है सर्वर वो स्टार्ट हो गया है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि MongoDB से कनेक्ट भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास MongoDB है, राइट। और MongoDB का ये मेरा कर्ड ऑपरेशन टू डू ऑब्जेक्ट DB बना हुआ है, बट यहाँ पे भी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो अब मैं जब भी डेटा को पोस्ट करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो डेटा होगा यहाँ पे आके सेव हो जाएगा डीबी में। तो ये फेज अब हम करने जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। वो एपीआई कौन सी कॉल करनी पड़ेगी, पोस्ट की एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले सेव मेथड पे जाते हैं। यहाँ पे सेव मेथड है। अब यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंट कॉल करेंगे। ये वही एंड पॉइंट होगा जिसके थ्रू हम अपने डेटा को पोस्ट करेंगे। ठीक है, इस एंड पॉइंट को आप एपीआई भी बोल सकते हो, बेस यूआरएल भी बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेज है बोलने के, बट एक तरह से होता है ये एंड पॉइंट ही है जिसके थ्रू हम सर्वर पे हिट करते हैं और सर्वर मेरे डेटा को डीबी में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट बेस यूआरएल। यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंगल कोट, फिर एचटीटीपी, लोकल होस्ट, पोर्ट यूज करेंगे 8080। इस 8080 ही हमारे सर्वर से कनेक्ट होता है, राइट। उसके बाद यूज करेंगे एपीआई और उसके बाद यूज करेंगे यूजर्स। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे एपीआई कॉलिंग का, राइट। ये मेरा मेथड है और इस मेथड पे हम सबसे पहले दो प्रॉपर्टी सेंड करेंगे। एक प्रॉपर्टी इवेंट मेथड का और दूसरा प्रॉपर्टी हमारा बेस यूआरएल, और एक और प्रॉपर्टी सेंड करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम अगर पोस्ट की कॉल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हमें ऑब्जेक्ट सेंड करना पड़ेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे यूज किया पोस्ट मेथड और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया बेस यूआरएल और लास्ट हमने यूज किया आइटम। ठीक है दोस्तों, अब इस एपीआई कॉल के थ्रू हम अपने तीन डेटा को सेंड कर रहे हैं और अब इस एपीआई कॉल को हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यूज किया फंक्शन एपीआई कॉलिंग। ठीक है, इस एपीआई कॉलिंग में हम अपने तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। पहला मेथड, दूसरा यूआरएल एंड थर्ड आइटम। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, या पेलोड भी बोल सकते हो उसको, आप पेलोड बोलो, पेलोड इट्स अ गुड वर्ड। ठीक है, हमारे पास पेलोड भी आ गया। अब हम यहाँ पे एडजस्ट के थ्रू अपने पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे। दैट मीन्स हम अब एक डेटा को सेंड करेंगे सर्वर पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे डॉलर। ये डॉलर हमें डिफाइन करता है एजेक्स, राइट। इसी वजह से मैंने एजेक्स को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ था अपने एचटीएमएल पे। ये हमारा एजेक्स, राइट। अगर आपको डॉलर यूज करना है या आपको एजेक्स यूज करना है, आपको एजेक्स को वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एजेक्स जावा स्क्रिप्ट में कॉल नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एजेक्स, उसके बाद राउंड ब्रेसेस और फिर करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इस करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने कुछ प्रॉपर्टी सेंड करते हैं कि आप किस टाइप का मेथड यूज करना चाहते हो, मतलब आप किस टाइप का एपीआई कॉल करना चाहते हो या पोस्ट करना चाहते हो, पोस्ट टाइप का, गेट टाइप का, या पैच या पुट या डिलीट, राइट। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि डेटा होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी टाइप का। इस टाइप में हम इसकी वैल्यू क्या असाइन करेंगे, ये मेथड जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, हम यूज करेंगे मेथड का।
उसके बाद हम एसिंग को ट्रू कर देंगे और एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे डेटा टाइप का। इस डेटा टाइप में हम क्या भेजने वाले हैं, जेसन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप डेटा किस टाइप पे भेज रहे हो, जेसन टाइप का। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट टाइप का भेज रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एक्सएमएल है ना तो सॉप है। अगर मुझे एक्सएमएल का भेजना होगा तो मैं यहाँ पे एक्सएमएल लिखूंगा, और सोप टाइप का डेटा होगा तो मैं यहाँ पे सोप लिखूंगा। तो भी मेरा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा जेसन को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूआरएल। यूआरएल यहाँ पे कौन सा होगा, वो यूआरएल जो मैं यहाँ पे पैरामीटर में हम यूज कर रहे हैं इस मेथड से। दैट मीन्स वो एंड पॉइंट यूआरएल, राइट। उसके बाद हमारा होगा डेटा, और डेटा हमारा क्या होगा, पेलोड। और इस डेटा में क्या होगा, हमारा पेलोड। और ये वही पेलोड है, दैट मीन्स ये मेरा वही ऑब्जेक्ट है जो मैं फॉर्म को सबमिट करने पे मेरे को मिल रहा था, ठीक है दोस्तों। अब ये डेटा सबमिट हो गया, दैट मीन्स सबमिट हो जाता है तो आपको दो कॉल बैक मिलेगा, एक होगा सक्सेस, एक होगा एरर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सक्सेस मेथड यूज कर लेता हूँ, राइट। सक्सेस मेथड यूज किया, फंक्शन मैंने क्रिएट किया। इस फंक्शन पर मैं एक रिजल्ट गेट कर लूंगा, और जैसे ही मैं ये रिजल्ट गेट करूंगा तो मेरा जो फॉर्म होगा वो वापस से रीसेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैंने फॉर्म को यूज किया, और मेथड रीसेट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सबसे पहले एक यूआरएल क्रिएट किया। ये यूआरएल वो है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सर्वर पे सेव करेंगे। दैट मीन्स हम ट्रेवल करेंगे इस यूआरएल के थ्रू ही, और हमारा डेटा जो होगा इस सर्वर के इन पॉइंट पे जाके डीबी में सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। इस मेथड में हमने तीन प्रॉपर्टी सेंड की है। पहला पोस्ट मेथड है, दूसरा एक एंड पॉइंट है, और थर्ड हमारा पेलोड है। दैट मीन्स वो जो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे बना के। अब हम क्या किए, उस एपीआई कॉलिंग का फंक्शन हमने कॉल किया, और हमने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एजेक्स कॉल किया है। एजेक्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टाइप, एसिंक, डेटा टाइप, यूआरएल एंड डेटा। अगर मैं यूआरएल की बात करूं तो यूआरएल वो एंड पॉइंट है जिस पर हम डेटा को सेव कर रहे हैं। पेलोड हमारा वो है जिस ऑब्जेक्ट को हम सेव कर रहे हैं डीबी में, ठीक है। और हमारे लास्ट में आता है एक सक्सेस मेथड। ये सक्सेस मेथड वो कॉल बैक है जब मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, तब हमें रिस्पॉन्स में इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोड कि हम इस कोड में कर क्या रहे हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करता हूँ, test@gmail.com। मैंने यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट कर ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर दिया। मैंने जेंडर सेलेक्ट किया मेल, और कंसर्न दे देता हूँ अपना कि मैं कंफर्म करता हूँ मेरा डाटा करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही सेव करूंगा तो मेरा डेटा जो होगा डीबी में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप देख रहे होगे इस डीबी पे अभी कोई भी डेटा नहीं है, अभी एम्प्टी कलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेव किया, राइट। सेव किया तो मेरा फॉर्म क्लियर हो गया। दैट मीन्स मुझे सक्सेस का कॉल बैक मिला, राइट। और मैं अगर अपने डीबी पे जाऊंगा और लोड करूंगा तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे डीबी एक क्रिएट हो गई है, राइट। एक इंडेक्स क्रिएट हो गया है, उसके साथ एक रैंडम आईडी क्रिएट हुई है जो मैंने वहां पे रैंडम बनाया हुआ था। और मेरी सभी उस प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्टेड वैल्यूज भी आ गई, जैसे नेम के रेस्पेक्टेड टेस्ट, ईमेल आ गया है, पोजिशन आ गई हैं, फोन नंबर आ गया, जेंडर आ गया, कंफर्मेशन भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं एक और पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया test2। मैंने यहाँ पे किया test2@gmail.com। पोजिशन सेलेक्ट कर लिया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फोन नंबर, फीमेल, एंड कंफर्मेशन दिया, एंड सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस डीबी को फिर से लोड करता हूँ, और अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ गए, ठीक है, क्योंकि मैंने दो बार सबमिट किया हुआ है, राइट। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सर्वर से फ्रंट एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रंट एंड टू सर्वर और सर्वर टू फ्रंट एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक साइड से कम्युनिकेट किया है। दैट मीन्स कि मैं फ्रंट एंड से डेटा भेज रहा हूँ सर्वर पे, ठीक है। अभी मैंने सर्वर से डेटा गेट नहीं किया हुआ है, राइट। अभी अभी मैंने सर्वर से डेटा गेट नहीं किया हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले सर्वर से डेटा गेट करने वाला कोड करूंगा। अब यहाँ पे मैं सर्वर से डेटा गेट करने वाला कोड करूंगा, राइट।
तो हम सबसे पहले अपने कोड पर चलते हैं और index.html खोलते हैं और index.html में हम कुछ लाइन का कोड लिखेंगे, क्योंकि जो भी डेटा मैं गेट करूंगा सर्वर से उसको मैप भी तो करना पड़ेगा ना मुझे फ्रंट एंड पे, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ HTML क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैं यहाँ पे कुछ HTML क्रिएट करूंगा। दैट मीन्स मैं अब एक डैशबोर्ड बनाऊंगा और उस डैशबोर्ड पे ही मेरा जो डेटा होगा वन बाई वन ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया div क्लास, हाँ 8 यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूज किया div क्लास कार्ड, div क्लास कार्ड बॉडी, फिर हमने यहाँ पे यूज किया div क्लास टेबल रिस्पॉन्स। ये टेबल रिस्पॉन्स ही रहेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ जो मैं बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेबल। अब मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। अब मैं इस टेबल की आईडी दूंगा और इस टेबल की आईडी होगी मेरा डेटा टेबल, और यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे क्लास होगा टेबल एंड टेबल हाइफन स्ट्रिप। अब इस टेबल का मुझे हेड प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए एक टैग होता है टीएच हेड। इस टीएच हेड को मैंने यहाँ पे ओपनिंग क्लोज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक टीयर प्रोवाइड करता हूँ। ये टेबल रो है, इस टेबल रो को भी मैंने ओपनिंग क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टीएच। इस टीएच पे मैं सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा नेम। ये टेबल हेडिंग है। ठीक है, टीएच मतलब टेबल हेडिंग, टीयर रो मतलब टेबल रो। तो ऐसे ही मल्टीपल यूज कर लूंगा मैं। टीएच एक मैंने नेम यूज किया हुआ है, एक मैं ईमेल यूज कर लेता हूँ, एंड एक और यूज करता हूँ। इसमें मैं कर लेता हूँ पोजीशन। एक और यूज करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ फोन। ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, चारों को पेस्ट कर लूंगा। तो फोन के बाद हमारा एक क्रिएट होगा जेंडर, उसके बाद कंफर्म, और एक एडिट बटन, मुझे एडिट भी करना है इसको, और एक डिलीट बटन भी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा और देखते हैं हमारा जो है इसमें एक डैशबोर्ड, दैट मीन्स एक सेक्शन क्रिएट हो गया है मेरा टेबल का। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, जब भी मेरा डेटा आए तो उसमें ऐड हो जाए इस टेबल में, तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे टीएच हेड के बाद मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टी बॉडी। इस टी बॉडी में मैं यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा, आईडी इक्वल टू टेबल। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सबसे पहले डेटा को कॉल करना पड़ेगा, वो डेटा जो मैंने डीबी में सेव कर रखी है। दैट मीन्स कि अब मुझे गेट की एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। अभी मैंने पोस्ट की एपीआई कॉल की थी, अब मुझे गेट की एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि मुझे वो डेटा सब फिच करना है जो सर्वर पे रखा हुआ है, दैट मीन जो डीबी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करूंगा। उस फाइल का नाम होगा हमारा ऑल डेटा डॉट जेएस, और इस ऑल डेटा डॉट जेएस को हम अपने इस एचटीएमएल पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल डेटा डॉट जेएस। अब जैसे ही मैं ऑल डेटा जेएस को इंपोर्ट करूंगा, मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में उसको एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक और स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में मैं यूज करूंगा ऑल डेटा का मेथड। ये ऑल डेटा मेथड वही है जो मैं अभी इस ऑल डेटा जेएस के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑल डेटा डॉट जेएस मेरा फाइल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपने सेव डॉट जेएस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा ऑल डेटा मेथड को। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूँ, ठीक है, तो ऑल डेटा का एपीआई कॉल जाए, दैट मीन गेट की एपीआई जाए, और वो डेटा सर्वर से गेट करके मेरे को मैप कर दे फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया ऑल डेटा। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने ये ऑल डेटा मेथड यहाँ पे पास किया हुआ है, अब मैं ऑल डेटा डॉट जेएस फाइल में उस मेथड को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैंने यूज किया फंक्शन एंड ऑल डेटा। अब इस ऑल डेटा में मैं क्या करने वाला हूँ, गेट की एपीआई कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज किया कॉन्स्ट, मैंने यूज किया बेस यूआरएल। अब वो मेरा एंड पॉइंट क्या होगा, एचटीटीपी कॉलन लोकल होस्ट, राइट, पोर्ट होगा 8080, एपीआई एंड यूजर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं एजेक्स के थ्रू अपना गेट मेथड यूज करूंगा, डॉलर डॉट एजेक्स राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे टाइप में क्या यूज करने वाला हूँ, गेट, क्योंकि अब मुझे डेटा को गेट करना है, दैट मीन फेच करना है। ठीक है, अगर आप पोस्ट करोगे तो टाइप पोस्ट हो जाएगा, अपडेट करोगे तो टाइप अपडेट हो जाएगा, और गेट करोगे तो टाइप को हम गेट पास करते हैं।
ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ पे एसिंग कर देंगे ट्रू, और यहाँ पे हम यूआरएल पास कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम सक्सेस मेथड लिखेंगे, सक्सेस, और इस सक्सेस मेथड में हम फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे। राइट दोस्तों, और यहाँ पे हम कंसोल करा लेते हैं क्या वो मेरा डेटा फेच हो रहा है या नहीं। हमने यहाँ पे रिजल्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक ऑल डेटा डॉट जेएस फाइल क्रिएट की, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। और सेकेंड थिंग, हमने ये लोड टाइम पे ऑल डेटा को कॉल कर लिया है। जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तब भी मेरा जो है फेच की एपीआई चले और डेटा को लोड करके ले आए सर्वर से, ठीक है, और दोबारा तब भी लोड करके आए जब हम डेटा को पोस्ट करें, ठीक है, दैट मीन सबमिट करें। और उस केस में अगर डेटा सर्वर पे हिट होता है और उसके बाद भी डेटा को लोड करके ले आए। इसी वजह से जब हम यहाँ पे पोस्ट की कॉल करेंगे तब भी हम ऑल डेटा को लोड करेंगे, और जब हम रिलोड करेंगे फिर भी हम ऑल डेटा को गेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यूआरएल है, हमें यहाँ पे बेस यूआरएल पास करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे बेस यूआरएल पास कर दिया। ठीक है, अब मैं अपने पेज पे जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं देखता हूँ कंसोल पे कि अभी मैंने जो गेट की एपीआई कॉल की है उस पे मेरा डेटा लोड हो रहा है या नहीं। दैट मीन्स मैं फेच कर पा रहा हूँ अपने डेटा को डीबी से या नहीं फेच कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंसोल पे गया, इस कंसोल पे देखा और यहाँ पे मेरे पास डेटा फेच होके आ रहा है। ठीक है, वो भी कितने डेटा, 2 डेटा, यही 2 डेटा तो मेरे सर्वर पे है। यहाँ पे सेम आईडी होगी 57 और 59, हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ये देखिए 57 एंड 59 मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है और ये हमें 2 ऑब्जेक्ट डीबी से मिल गया है। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स हम अपने डेटा को फेच कर पा रहे हैं सर्वर से। राइट, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमने ये डेटा फेच किया हुआ है वो इस टेबल में, दैट मीन्स जो हमने ये टेबल बनाया है इसमें ये मैप्ड हो जाए और हमारी सभी वैल्यूज दिखने लगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ेगा। तो हम जाते हैं अपने ऑल डेटा वाले फाइल पे, राइट, और यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करते हैं। वो हमारा मेथड होगा लोड यूजर डेटा करके। ठीक है, लोड यूजर डेटा, राइट, और इसमें हम अपना जो रिजल्ट का डेटा है वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन लोड यूजर डेटा, और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है तो यूजर लिस्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे कि इस यूजर लिस्ट में वो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए। राइट, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट उस टेबल लिस्ट में शो कराना है। दैट मीन्स 1 बाई 1 जितने भी वैल्यूज हों वो उसमें अपेंड होता चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, टेबल डॉट इनर एचटीएमएल। तो हमने यहाँ पे एम्प्टी दे दिया है। अब हम यहाँ पे यूजर लिस्ट में फॉर ईच लूप लगाएंगे। हमने लगाया फॉर ईच लूप, और हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन में हम यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज कर लेते हैं, एक वैल्यू और एक इंडेक्स। अब हम यहाँ पे टेबल की आईडी को गेट करेंगे। तो हमने बनाया वेर टेबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने यहाँ पे यूज कर लिया टेबल। ठीक है दोस्तों, अब इस टेबल में हम इनर एचटीएमएल के थ्रू अपने डेटा को अपेंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया टेबल डॉट इनर एचटीएमएल, राइट, प्लस इक्वल टू, दैट मीन्स हम यहाँ पे अपने डेटा को अपेंड कर रहे हैं प्लस के थ्रू। राइट, और हम यहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर यूज किए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले टीआर बनाएंगे, दैट मीन्स टेबल रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस टेबल रो को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे टीडी बनाएंगे। और इस टीडी में अब हम अपनी वैल्यू मैप कर देंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर और करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस में हम अपनी वैल्यू मैप कर देंगे, वैल्यू डॉट नेम। ठीक है, हम नेम की वैल्यू इसमें मैप कर दिए हैं, और जैसे हम इसको सेव करेंगे और ब्राउजर पे लोड करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ गया, टेस्ट1 टेस्ट2 मैप होके आ गया है। ठीक है, तो यही तो हमें करना है। हम ये चाहते हैं रो बाय रो मेरा डेटा मैप होता चला जाए। तो अभी हमने सिर्फ नेम मैप किया है, अब हमें ईमेल, पोजीशन, फोन नंबर, जेंडर ऐसे सब मैप करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं टीडी को और पेस्ट करते चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पे नेम यूज है तो हम यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं, ईमेल के लिए भी, पोजीशन के लिए भी, फोन नंबर, एंड नेम में हमारा है जेंडर, राइट, और ये है कंफर्मेशन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो आप ये प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो ना, ये वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आप गेट कर रहे हो। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं इंस्पेक्ट में कंसोल पे,
तो आप ये देखोगे सेम प्रॉपर्टी नेम वही है, ईमेल, जेंडर, आईडी, फोन नेम, फोन, पोजीशन एंड कंफर्मेशन। अगर आपने इसमें स्मॉल या कैपिटल लेटर से मैप करोगे ना तो ये मैप नहीं हो पाएगा। मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सर्वर से डेटा गेट कर लिया है तो अगर आपको उसको फ्रंट एंड में मैप करना है तो आप उसी प्रॉपर्टी के थ्रू करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एरे में आ रहा है तो आप सबसे पहले फॉर ईच यूज करोगे, राइट। अगर ऑब्जेक्ट में होता, सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो आपको फॉर ईच यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल ऐसे यूज करते और मैप्ड हो जाता, राइट। बट ये एरे में आ रहा है, यूजर लिस्ट, तो किसमें से स्टोर होगा, वो एक एरे ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। और एरे ऑब्जेक्ट को यूआई में दिखाने के लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ता है या फॉर ईच यूज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे यूज किया फॉर ईच, दैट मीन्स लूपिंग। अब हमें यहाँ पे 1 बाई 1 डेटा मिलेगा, पहला इंडेक्स रन होगा, फिर दूसरा इंडेक्स रन होगा, थर्ड इंडेक्स रन होगा, ऐसे ही मेरे इंडेक्सेस रन होते जाएंगे और जो इंडेक्स रन होगा उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को मैप करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरा पहला इंडेक्स चला, दैट मीन पहला वाला ऑब्जेक्ट आया होगा तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैप हो गई, फिर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट रन किया होगा तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैप्ड हो गई, राइट। और आप ब्राउजर पे यहाँ पे देख रहे होगे कि मेरी वैल्यू यहाँ मैप्ड होके आ गई है, ठीक है। यहाँ पे नेम भी मैप्ड है, ईमेल भी मैप्ड है, पोजीशन भी, फोन नंबर भी, जेंडर भी, कंफर्मेशन भी। अभी एडिट एंड डिलीट का मेथड मैंने नहीं बनाया हुआ है, इस वजह से अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम यहाँ पे दो बटन क्रिएट करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं एडिट का और दूसरा बटन हम क्रिएट करते हैं डिलीट का, ठीक है। हम अपने यहाँ पे कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं टीडी। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे div ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम यूज करेंगे मेथड एक फाइंड का, एंड हमने यहाँ पे यूज किया डॉलर और करली ब्रेसेस और इसके अंदर हमने पास कर दिया वैल्यू डॉट आईडी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे फाइंड में आईडी क्यों पास किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या यूजर की डिटेल चाहिए, राइट, मतलब कि आप एज्यूम करो कि आपके पास एक डीबी है, उसमें 1000 डेटा स्टोर है यूजर डिटेल की। अब उसमें आपको एबी से नाम के यूजर की डिटेल चाहिए, तो आप कैसे गेट करोगे, आप उसकी आईडी के थ्रू करोगे। दैट मीन जो आपकी 1000 लिस्ट है उसमें से आप एक गेट की रिक्वेस्ट मारोगे, किसके रेस्पेक्टेड, आईडी के रेस्पेक्टेड। वो आईडी जाएगा 1000 डेटा के ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा और अगर उसको मिलता है तो वो उसको गेट कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज हमारा जो होता है फाइंड के मेथड में चलेगा। अब यहाँ पे एक हमें आइकन क्रिएट कर लेते हैं एडिट का, हमने यूज किया आई क्लास और हमने यहाँ पे सीएसएस ले लिया, सक्सेस, एफएस, एफए, एडिट। ये हमारा फॉन्ट ऑसम का आइकन है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है एचटीएमएल में, उसके थ्रू हमें यहाँ पे मिल जाएगा उसकी आइकन, राइट। हमने यहाँ पे आई को क्लोज भी कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चेक करते हैं क्या मेरा वहां पे आइकन क्रिएट हुआ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक आइकन क्रिएट हो गया। बट अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो दो आइकन क्रिएट हुए हैं, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक आइकन चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और डिव बना लेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे डिलीट के लिए, ठीक है। और डिलीट का मेथड हम लिख देंगे रिमूव डेटा, राइट। रिमूव डेटा में हमारा वैल्यू डॉट आईडी जाएगा और बस यहाँ पे चेंज जाएगा डेंजर, राइट। और ये हमारा हो जाएगा फैस, एफ एंड ट्रेस, ठीक है दोस्तों। और हम इसको सेव कर देते हैं। अब ब्राउजर पे लोड करते हैं तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो दो हमारे ये बन के आ रहे हैं, डिलीट और ये। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि रिमूव डेटा मेथड से हम क्या करने वाले हैं। रिमूव डेटा मेथड से हम एक आईडी सेंड करेंगे, ठीक है। ये आईडी वही करेगा कि जो हमारे पास 1000 डेटा है डीबी में, उसमें जाके ये आईडी उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट सर्च करेगा, ये आईडी उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसमें से डिलीट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस फाइंड और रिमूव डेटा में हम यही करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो दो आइकन शो कर रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जो मेरा ये है आई क्लोज नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, ये टैग को। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक एक आइकन हो गया, राइट। तो अब सबसे पहले मैं इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। ये कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा सीएसएस में जाके दो कलर, एक सक्सेस का डॉट सक्सेस, ठीक है। तो इसका कलर मैं यूज कर लूंगा ग्रीन एंड कर्सर में यूज कर लेता हूँ पॉइंटर, राइट। और हमारा जो डिलीट के लिए है वो भी डेंजर, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर लिया कलर रेड एंड कर्सर पॉइंटर।
अब आप यहाँ पे देखोगे इस आइकन का कलर जो है चेंज हो गया है और वो देखने में भी अब अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम इस लिस्ट में इस डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक delete.js फाइल बनाएंगे और उस delete.js में हम एक डिलीट की एपीआई कॉल करेंगे और उस एपीआई में हम क्या भेजने वाले हैं, आईडी भेजेंगे। उस आईडी के रेस्पेक्टेड हमारा जो होगा उस ऑब्जेक्ट में जाएगा और चेक करेगा, अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो वहां से उसको डिलीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने कोड पे जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं remove.js का, remove.js, और इस remove.js को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने HTML पे। राइट, हमने यहाँ पे कॉपी किया, सेम ऐसे पेस्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लिया remove.js। राइट, अब हमारा remove.js इंपोर्ट हो चुका है इस index.html पे। ठीक है दोस्तों, बट अब उससे पहले अब आप यहाँ पे देखोगे all data.js में हमने एक मेथड यूज कर रखा है remove.data। राइट, अब इस remove data को हम यूज करेंगे अपने remove.js में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया फंक्शन remove data। अब इस रिमूव में हमने क्या पास किया था, आईडी पास किया था वहां पे एचटीएमएल में, अगर आपको याद होगा। हमने यहाँ पे आईडी ली, करली ब्रेसेस लगाया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं यूआरएल को। राइट, हमने यूज किया कॉन्स्ट बेस यूआरएल और उस बेस यूआरएल में हम क्या पास करेंगे, http लोकल होस्ट 8080 API यूजर्स। राइट, अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक एग्जिट कॉल करेंगे डेटा को डिलीट करने का। राइट, तो हमने यहाँ पे यूज किया $.ajax, उसके बाद राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइप। अब इस टाइप की वैल्यू हम क्या देंगे, डिलीट देंगे, क्योंकि अब हमें डेटा को डिलीट करना है। अभी तक हमने गेट को यूज किया, पोस्ट को यूज किया, अब हम यूज कर रहे हैं डिलीट का। राइट, और यहाँ पे भी हम एसिंग को ट्रू कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो डेटा टाइप है, हम इस डेटा टाइप में क्या भेजने वाले हैं, जेसन भेजने वाले हैं, क्योंकि हम जेसन टाइप का डेटा भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब इस यूआरएल में क्या जाएगा, इस यूआरएल में जाएगा हमारा बेस यूआरएल और अपेंड आईडी जाएगा। दैट मीन्स हम उस आईडी के रेस्पेक्टेड ही तो डेटा डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे टिल्ट ऑपरेटर और उसके बाद हम यूज करेंगे डॉलर। ठीक है, उस डॉलर के बाद हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली ब्रेसेस में हम ऐड करेंगे बेस यूआरएल। ठीक है, और इस बेस यूआरएल में हम क्या ऐड करने वाले हैं, अपने आईडी को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर एंड आईडी। राइट दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि इस बेस यूआरएल में ये आईडी अपेंड हो गया है। राइट, ये जो आईडी आ रहा होगा इस बेस यूआरएल में ऐसे करके यहाँ पे एक कुछ रैंडम नंबर होगा वो अपेंड हो जाएगा और यही जाके सर्वर पे हिट करेगा। और अगर इस आईडी के रिस्पेक्टेड मेरे सर्वर या डीबी पे डेटा होगा तो उससे गेट करके उसे वहां पे डिलीट कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सक्सेस मेथड कॉल करूंगा, फंक्शन रिजल्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच यूज करूंगा और इस ट्राई पे मैं ये चेक करूंगा कि अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया है और मैं फिर से ऑल डेटा का मेथड कॉल करूं और मैं उस ऑब्जेक्ट दैट मींस उस टेबल को अपडेट कर दूं। ठीक है, क्योंकि आप सोचो मेरे पास 5 कॉलम है, अगर एक कॉलम डिलीट हो गया तो 4 बचेंगे। उसे अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे गेट की एपीआई कॉल करनी पड़ेगी और उस टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ऑल डेटा और जैसे ही ऑल डेटा मेथड यूज करूंगा तो वापस से गेट की एपीआई कॉल हो जाएगी जो मैंने ऑल डेटा डॉट जेएस में यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ठीक है, यही ऑल डेटा मेथड को कॉल करेगा वो। राइट दोस्तों, और एल्स में क्या करेगा, एल्स में मेरे को एक मैसेज दिखा देगा एरर का। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ न्यू एरर और इस न्यू एरर पे एक मैसेज पास कर देता हूँ, डिलीट रिक्वेस्ट इज फेल। तो भी आपने देखा यहाँ पे मैंने सक्सेस मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे मैं एक एरर मेथड भी कॉल कर लेता हूँ। इस एरर मेथड से हमें ये पता होगा कि हमें एरर क्या मिल रहा है। तो हमने यूज किया फंक्शन और फंक्शन में हमने पास कर लिया एरर। ठीक है, हमने यूज कर लिया कंसोल डॉट लॉग और हमने यहाँ पे यूज कर लिया एरर डॉट स्टेटस। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया डिलीट की एपीआई। राइट, और अगर मैं अब ब्राउजर पे आपको दिखाऊं और मैंने ब्राउजर को लोड किया तो भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास 2 रो दिख रहे हैं। राइट, तो अब मैं जैसे ही एक को डिलीट करूंगा तो आप ये देखोगे कि ये अपडेट हो जाएगा टेबल और यहाँ 2 की बजाय 1 दिखेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा, 1 दिखा। राइट, और जैसे ही मैं अपनी डीबी पे जाऊंगा और डीबी को लोड करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी 2 के बजाय 1 दिखाई देगा। ये देखिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बचा है जिसका हमारा नेम टेस्ट और ईमेल टेस्ट@gmail.com। देखिए आप यहाँ टेस्ट
और ये देखिए सेम वही डेटा बचा हुआ है। और ये कैसे हुआ मैं आपको फिर से समझाता हूँ। इस remove.js की फाइल मैंने क्रिएट की और इस remove.js फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने वो मेथड कॉल किया जो all data.js में क्रिएटेड था, दैट मीन्स रिमूव डेटा। इस रिमूव डेटा के फंक्शन पे मैंने यहाँ पे एक डिलीट का मेथड कॉल किया एजेक्स का, राइट। इस एजेक्स में मैंने यूआरएल भेजा और इस यूआरएल में आईडी अपेंड कर दी। ये वही आईडी है जिसके रिस्पेक्टेड मुझे उस ऑब्जेक्ट में अपने डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। और जैसे ही डिलीट हो फिर से मेरा जो है गेट की एपीआई कॉल हो और मेरा टेबल अपडेट हो जाए, राइट। तो बस इतना सा कोड था मेरा डिलीट का और जिसकी वजह से मेरे डिलीट का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली चल गया है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि गेट कैसे हम यूज कर सकते हैं, पोस्ट कैसे यूज कर सकते हैं और डिलीट को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने CRUD ऑपरेशन में। अब हम यूज करेंगे अपडेट डेटा का। दैट मीन्स मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मुझे उसे अपडेट करना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही इस एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अभी डेटा यहाँ पे मैप्ड नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जब भी मैं इस एडिट पे क्लिक करूँ मेरा डेटा इस प्रॉपर्टी फील्ड से मैप्ड हो जाए और अगर मैं चाहूँ तो इस प्रॉपर्टी फील्ड की वैल्यू चेंज करके मैं सेव्ड कर दूं तो सेम ही आईडी के रेस्पेक्टेड मेरा डेटा जाके वहां पे अपडेट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप ये सोचो मैं एक यूजर हूँ मैरिटेक का, राइट। अब मैं चाहता हूँ इस मैरिटेक का नेम वापस से चेंज करना, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं इस एडिट मेथड के थ्रू से चेंज करता हूँ। जैसे आप फेसबुक में अपने डेटा को अपडेट करते हो तो उसमें भी एक एडिट मेथड का ही डेटा कॉल होता है, ठीक है दोस्तों। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं अपने कोड पे गया और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया find.js का, find.js। और सेम यही चीज मैं यहाँ पे भी इंपोर्ट कर दूंगा find.js, यहाँ पे find.js। अब मैं यहाँ पे फाइंड पे गया और यहाँ पे मैं सेम वही मेथड यूज करूंगा जो मैंने ऑल डेटा में यूज कर रखा हुआ है, दैट मीन्स फाइंड। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन फाइंड एंड आईडी, राइट। और यहाँ पे मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि सॉरी ये अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, जैसे ही मैं फाइंड के बटन पे क्लिक करूं मेरा एक गेट की एपीआई है और उसके रेस्पेक्टेड उस आईडी के रेस्पेक्टेड उस ऑब्जेक्ट से डेटा मेरा गेट करके ले आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक गेट की एपीआई कॉल करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट बेस यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे बेस यूआरएल मैंने बनाया http लोकल होस्ट 8080 पोर्ट एपीआई कॉलम यूजर, ठीक है दोस्तों। और फिर से मैं एजेक्स कॉल करके मेथड कॉल करता हूँ यहाँ पे $.ajax और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा टाइप, हमारा टाइप होगा गेट का, हमारा एसिंक होगा ऑपरेशन ट्रू, हमारा यूआरएल होगा बेस यूआरएल और यहाँ पे हम सक्सेस मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन, इस फंक्शन में हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इस सक्सेस मेथड में हम एक और मेथड कॉल करेंगे और उसका नाम रखेंगे हम एडिट यूजर डेटा, ठीक है दोस्तों। और उसके अंदर हम पास कर देंगे रिजल्ट और आईडी जो हमारा ऊपर टॉप पे है, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा हो गया डन। अब इसके बाद जो एडिट यूजर डेटा है इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे फंक्शन, हमने यूज किया एडिट यूजर डेटा और इसके अंदर हमारा था यूजर डेटा एंड आईडी, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोड समझाऊं तो आप ये समझो कि सबसे पहले मैंने गेट की एपीआई कॉल की, इस गेट की एपीआई में मेरे पास सब कुछ डेटा आ जाएगा। अब उस डेटा को मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज करूंगा और उस आईडी के रेस्पेक्टेड वहां पे मैप्ड कर दूंगा जो मेरा फॉर्म है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा यूजर डेटा और मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर ईच। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वो आईडी चेक करूंगा जिस आईडी के रेस्पेक्टेड मैं एडिट कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि आप ये सोचो कि मेरे पास 5 रोज है, राइट। अब मैं फर्स्ट रोज पे क्लिक करूंगा तो उसकी डिफरेंट आईडी होगी, सेकंड रोज पे क्लिक करूंगा तो उसकी डिफरेंट आईडी होगी। तो उसी के रेस्पेक्टेड जो होगा मेरा डेटा फॉर्म में मैप्ड होना चाहिए। तो इसलिए मुझे सबसे पहले वो आईडी चेक करनी होगी कि वो आईडी यूजर डेटा में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके रेस्पेक्टेड मेरे डेटा को मैप्ड कर दे यूजर डिटेल फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया इफ वैल्यू डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू आई डी, ठीक है। ये वैल्यू डॉट आई डी हमें यूजर डेटा से मिल रहा है जो हमने अभी गेट एपीआई से कॉल की है। ये आईडी वो है जो हम उस एचटीएमएल के आइकन एडिट से क्लिक करेंगे कि हमारा जो है इस रो के रेस्पेक्टेड हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। दैट मीन्स कि आपको यूआई दिख रहा होगा कि हम चाहते हैं कि मेरा इस रो के रेस्पेक्टेड जो है वैल्यू इस फॉर्म में मैप्ड हो और हम चाहे तो इसकी वैल्यू अपडेट कर सकें।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही करने वाले हैं कि हम इस एडिट पे क्लिक करें और मेरी जो पूरी वैल्यूज हैं वो इस फील्ड्स में जाके मैप्ड हो जाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस आईडी को मैच किया है। अब उसके बाद हम उस इनपुट फील्ड के रेस्पेक्टेड जो हमारी आईडी होगी उसके रेस्पेक्टेड हम अपनी वैल्यू को ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ठीक है। और कौन सी सबसे पहले आईडी लूंगा, नेम की आईडी लूंगा, राइट, क्योंकि मुझे नेम की वैल्यू मैप करनी है, तो मैं यूज करूंगा वैल्यू, राइट। कौन सी वैल्यू से, जो हमने वैल्यू यहाँ पे यूजर डेटा से मिली हुई, दैट मीन इस वैल्यू डॉट नेम से, वैल्यू डॉट नेम, राइट दोस्तों। उससे पहले मुझे आईडी को भी मैप करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आईडी एंड वैल्यू डॉट आईडी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने वैल्यू नेम यूज कर रखे हैं। अब ऐसे ही हमें सभी के लिए यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे से मल्टीपल प्रिंट कर लिया, हमने यहाँ पे यूज कर लिया ईमेल, यहाँ पे हम लेंगे ईमेल। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज कर लिया पोजीशन, हम भी यहाँ पे पोजीशन यूज कर लेंगे। सॉरी, इस वैल्यू में मैं चेंज कर रहा हूँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे चेंज करना है नेम, तो यहाँ पे मैंने किया ईमेल, ये ईमेल सेम, यहाँ पे भी मैंने अपडेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोजीशन, इस पोजीशन को यहाँ पे भी मैंने सेम पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरी प्रॉपर्टी आती है फोन, सेम फोन को भी हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारी आती है जेंडर, मैंने जेंडर को भी यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट जेंडर हमारा क्या है, जेंडर हमारा क्या है, रेडियो बटन है, तो जेंडर के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इस आईडी में न लिख के हम लिखेंगे वैल्यू डॉट जेंडर, क्योंकि हमारी आईडी सेम वही है, वैल्यू डॉट जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे चेक्ड, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे ट्रू। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और यूज कर लेंगे इनवैलिड चेक का, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज कर लिया इनवैलिड चेक, और हमने यहाँ पे वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी चेक्ड, और हमने इसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, वैल्यू डॉट कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन की स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे आसानी होगी सेव डॉट जेएस में। चेक 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 जेट, सॉरी कहाँ गया, ऑल डेटा में ये कंफर्मेशन, मैंने फाइंड से यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी वैल्यू मैप्ड हो गई है वन बाई वन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं ब्राउजर पे और वहां पे एडिट बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या मेरी वैल्यू है मैप्ड हो रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया एडिट पे, यहाँ पे एडिट नहीं हो रही है, क्या रीजन हो सकता है, हम देखते हैं अपने कोड पे। ओके, ये मुझे आईडी नंबर मिलता है, तो मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, टू स्ट्रिंग, ठीक है, दैट मीन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये एडिट हो गया, राइट। फिर से मैं लोड करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फॉर्म जो है अभी एम्प्टी है और मेरा जो ये रो है ये फिल्ड है, ठीक है, आप ये देख रहे होगे सब कुछ, राइट। अब जैसे ही मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा मेरा ये सभी वैल्यू वन बाई वन इसमें जाके मैप्ड हो जाएंगे। ये देखिए मैं जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए सब मैप्ड हो गई, मेल हो गया, चेक बॉक्स हो गया, और जो मेरी वैल्यूज थी वो सब फिल्ड हो गई हैं, ठीक है। तो यही चीज तो हमें करना था, जैसे हम एडिट पे क्लिक करें मेरी सभी वैल्यू जो है इस फॉर्म पे जाके ऐड हो जाए, और जब हम दोबारा सेव करें तो जाके वो मेरी वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है। अभी तक हमने 3 एपीआई लिख ली है, सेव की, एडिट की, डिलीट की, अभी मैंने अपडेट की नहीं लिखी है, राइट। तो अगर मुझे अपडेट की एपीआई लिखनी है तो उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने जाता हूँ सेव डॉट जेएस वाले फाइल पे, ठीक है। इस सेव डॉट जेएस पे मैंने यहाँ पे सेव मेथड मेरे पास है, इस सेव मेथड पे मैं यहाँ पे एक और यूज करूंगा एग्जिस्टिंग यूजर आईडी का, ठीक है। दैट मीन्स कि वो यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एडिट नहीं करे, और अगर एग्जिस्ट करता है तो एडिट कर दे उसके रेस्पेक्टेड उस डेटा को। यहाँ पे मैंने यूज किया वेर, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया एग्जिस्ट यूजर आईडी, और मैंने यहाँ पे ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैंने इसमें वो आईडी प्रोवाइड करूंगा जो मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई थी और उसकी टाइप मैंने हिडन दी थी, ठीक है। तो मैंने यूज किया आईडी सॉरी एंड वैल्यू, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट यूजर आईडी है तभी तो हमें जाके उसको एडिट करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस आईडी को अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी आप ये देखोगे कि मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डायरेक्ट रख दी है, बट नहीं, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पोस्ट और पुट दोनों एक साथ कॉल करना है। अगर मेरा एग्जिस्ट यूजर आईडी होगा दैट मीन्स मैं उस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा हूँ, और अगर एग्जिस्ट यूजर आईडी नहीं होगा दैट मीन्स मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ डीबी में, समझे आप। मैं फिर समझाता हूँ, अगर आपकी आईडी एग्जिस्ट करती है
तो दैट मीन्स मैं अपने पुराने ही ऑब्जेक्ट को अपडेट करके पुट कर रहा हूँ डीबी में, ठीक है। बट अगर आपकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है तब आप एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हो डीबी में, ये दो कंडीशन है, ठीक है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने चेक किया मेरी एग्जिस्ट यूजर आईडी है या नहीं, अगर है तो उस आईडी में असाइन हो जाए, अगर नहीं है तो एक नई आईडी जनरेट कर दे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक कंडीशन है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यूजर आईडी क्वेश्चन मार्क, एग्जिस्ट यूजर आईडी। दैट मीन्स अगर आपकी यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है तो आप सेम वही आईडी असाइन कर दोगे उस आईडी में, नहीं तो आप एक नई आईडी बना के असाइन करोगे उस आईडी के ऑब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, इज वैलिड और नॉट वैलिड। अगर दैट मीन्स मेरा फॉर्म पूरी तरह से वैलिडेट है तो मुझे एपीआई कॉल करने की परमिशन दे, अदरवाइज मैं कोई भी एपीआई कॉल नहीं कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लूंगा अपना इफ इज वैलिड, राइट। अगर वैलिड है, ट्रू है, तो मैं एपीआई को कॉल करूं, दैट मीन गेट पोस्ट पोर्ट जो भी मेथड मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, मैं उसको करने के लिए सक्षम हो जाऊं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ये चेक करूंगा कि मेरी वो आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज किया इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, राइट। और वो आईडी हमारी होगी आईडी, मैंने उसकी वैल्यू चेक कर ली, अगर वैल्यू होगी तो हम यूज करेंगे पैच रिक्वेस्ट, और अगर नहीं होगी तो हम यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मैं इसको मैं कट करूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। बट अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो मैं यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, दैट मीन मैं उसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस पोस्ट मेथड को मैं यहाँ पे पैच मेथड में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। अब इस बेस यूआरएल को मैं अपेंड करूंगा उस आईडी के रेस्पेक्टेड, तो मैं यहाँ पे टिल्ट यूज करूंगा और यहाँ पे यूज करूंगा डॉलर और कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली ब्रेसेस में मैं अपना बेस यूआरएल यूज करूंगा और फिर से मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और वो आईडी में सेंड कर दूंगा उसके रेस्पेक्टेड, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज किया ये और कर्ली ब्रेसेस, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज कर लिया ये, सेंड कर दिया इसमें, क्योंकि वैल्यू सेम वही आईडी है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया गेट एलिमेंट बाई आईडी और सेम वही आईडी जो मुझे आईडी मिल रही थी, और उसके साथ साथ मेरे को ऑब्जेक्ट वो सेंड हो गया है। इस कोड के थ्रू मेरा पोस्ट और पैच दोनों कॉल होगा, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, ये ब्राउजर है मेरा। मैंने सबसे पहले एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू फिल्ड होके आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चेंज कर देता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर में, राइट। और इस चेकबॉक्स को मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंज हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर में, और ये जो चेक कंफर्म ट्रू आ रहा ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव किया आप ये देखोगे चेंज हो गया, ठीक है। और सेम हमारी डीबी में भी यही चीज चेंज हो चुका होगा। यहाँ मैं रिलोड करता हूँ और आप यहाँ देखो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और ये कंफर्मेशन मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया किसकी, पुट की रिक्वेस्ट। ये क्यों हो रहा, तो अगर मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊं तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले चेक किया कि वो आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा कि जो आईडी जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं उसमें वो सेम एग्जिस्ट यूजर वाली आईडी असाइन हो जाएगी, राइट। और अगर वो सेम यूजर वाली आईडी एग्जिस्ट करती है तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, पैच की रिक्वेस्ट कॉल करूंगा, ठीक है। तो पैच का मेथड रहेगा, बस ये बेस यूआरएल में आईडी अपेंड हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो सेम ही ऑब्जेक्ट जाएगा। और ये आईडी इस वजह से मैंने एग्जिस्ट यूजर आईडी डाली है क्योंकि आप ये देख रहे होगे डीबी में यहाँ पे सेम ये आईडी है, अगर नया आईडी जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो मैं एक एरर दे देगा कि आपका जो डीबी में एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट उससे वो मैच नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से हमें उस आईडी में सेम वही आईडी स्टोर करनी पड़ी जो एग्जिस्ट है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती दैट मीन्स अगर नया मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा, और जब अनडिफाइंड मिलेगा तो ये वाला हमारा जो मेथड कॉल हो जाएगा और हमें एक नई आईडी क्रिएट करके दे देगा इसके थ्रू, ठीक है दोस्तों। और जब क्रिएट करके देगा तो हमारा ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट यूजर नहीं मिल रहा। तब हमारा कौन सा कॉल होगा, पोस्ट वाली कॉल होगी मेथड, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक पोस्ट की रिक्वेस्ट भी सबमिट करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया यूजर ऐड करता हूँ। मैंने यूज किया टेस्ट टू, और फिर मैंने यहाँ पे यूज किया test2@gmail.com, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया टेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई रैंडम फोन नंबर, मैंने फीमेल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा और आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे एक नया रो ऐड हो गया है, किसके रेस्पेक्टेड, टेस्ट2 के रेस्पेक्टेड। मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, टेस्ट 3
@gmail.com, प्रोजेक्ट मैनेजर, वैल्यू, एंड हमने डाल दिया मेल, एंड कंफर्मेशन को मैं कंफर्म नहीं करता और सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 3 जो है हमारे रोज ऐड हो गए हैं। दैट मीन्स हमारे डीबी में भी 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके होंगे। आप भी देखो 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गए हमारे डीबी में। ठीक है दोस्तों, और मैं फिर से चाहता हूँ इसे अपडेट कर दूं, तो मैंने ये किया कि इसको मैं अपडेट कर देना चाहता हूँ। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैं कर दूं वेब डेवलपर, राइट, और चेक बॉक्स को मैंने अनचेक करके सेव कर दिया। तो आप ये देखोगे ये वेब डेवलपर हो गया और ये फॉल्स हो गया, राइट। अब मैं इसको डिलीट भी करना चाहता हूँ, मैंने ये डिलीट कर दिया, राइट। और जैसे डिलीट किया तो आप डीबी में फिर से वेरीफाई कर लो कि डिलीट वगैरह नहीं किया, तो आप देखोगे अब यहाँ पे 2 ही ऑब्जेक्ट बचा है। ये हमारी डीबी से भी ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है, राइट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा CRUD ऑपरेशन, और इस CRUD ऑपरेशन से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम अपने डेटा को कैसे सेव, एडिट, पुट या डिलीट कर सकते हैं। और आप ये भी समझ गए होंगे कि हम कैसे बैकएंड टू क्लाइंट डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या मैप कर सकते हैं। दैट मीन्स आप सर्वर से डेटा गेट करके आप फ्रंट एंड में कैसे मैप कर सकते हो, और फ्रंट एंड से डेटा कैसे सेंड कर सकते हो अपने बैक एंड पे, ठीक है। और कैसे यूजर डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या गेट कर सकते हो, या पोस्ट कर सकते हो। ये सब चीज आज के हम इस वीडियो में समझे हैं। और जावास्क्रिप्ट के जितने भी मेथड या जैसे फंक्शंस हो सकते हैं, ये सब चीज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश किए हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अदरवाइज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, मिनी प्रोजेक्ट्स लाऊंगा जो आपको एक अच्छा डेवलपर बनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।